संसार को शून्य का ज्ञान देने वाला भारत खाली सिर्फ सभ्यता की बात ही नहीं करता। हम सिंधु घाटी की सभ्यता की विकास की गाथा भी हिंदुस्तान से ही देखते हैं, परंतु जीवन इस धरती पर कब आया और धरती कैसे बनी, इसके भी बहुत से प्रमाण हमारे इस देश में मिलते हैं। और भारत इस मामले में बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमारे पास ऐसे प्रमाण मौजूद हैं जो कि दुनिया के और क्षेत्रों में नहीं पाए जाते। वैज्ञानिकों को इस चीज़ों की इस अध्ययन करने के लिए या इसकी स्टडी करने के लिए भारत ही आना पड़ता है। हमारे पास पुरातन कालीन चट्टानें धारवाड़ में, सिंहभूमि में और बस्तर में पाई जाती हैं। इन्हीं जगहों पर हम अवशेष जीवन के तलाश सकते हैं, जो आदि अवशेष होंगे, बिल्कुल नए नए अवशेष और नई नई जीव जंतु जो उत्पन्न हुए, आविर्भावित हुए इस धरती पर, वे सब भी यहीं पाए जा सकते हैं। और हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो कि दुनिया को राह दिखा सकते हैं कि दुनिया में आने वाला जीवन कैसे आया और कैसे विकसित हुआ। अब इसकी स्टडी करने के लिए हिंदुस्तान में कुछ ही विश्वविद्यालय और कुछ ही संस्थान हैं, और उसमें से बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान एक महत्वपूर्ण संस्थान है जहाँ पर कि इसके अध्ययन करे जाते हैं। यहाँ हम आपको बताते चलें कि धरती की आयु आज मानी जाती है 4.2 अरब वर्ष। इसमें से 4.2 अरब से लेकर के 4 अरब वर्ष तक का समय ऐसा था जबकि कोई भी जीवन नहीं हो सकता था, और बहुत सी चट्टानें भी जो बनी होंगी वे आज नहीं मिलती हैं। 4 अरब वर्ष से नवीन चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं जो अलग अलग जगहों पर मिल रही हैं। हिंदुस्तान में अभी हमारे पास बहुत पुरानी चट्टानें तो नहीं मिली हैं, पर जो मिली चट्टानें हैं वो 3.5 वर्ष तक 3.5 अरब वर्ष पुरानी चट्टानें हैं, जिसको कि हम 3.5 बिलियन ईयर ओल्ड रॉक्स कहते हैं। ऐसी रॉक्स हमको सिंहभूमि से मिली हैं। सिंहभूमि के रॉक्स में जब उनका अध्ययन किया गया तो उनमें हम लोगों ने एक विशेष प्रकार की संरचना प्राप्त करी, जिसे कि हम स्ट्रोमेटालाइट कहते हैं। यह आदिकालीन रचना पुरातन जीवों द्वारा बनाई गई थी। उसमें से कुछ जीव ऐसे थे जो कि बिना ऑक्सीजन के रहते थे, और उसमें ऐसे बैक्टीरिया थे, मिथेनोजेंस जिन्हें कहते हैं। उन्होंने इन संरचनाओं का निर्माण किया। धीरे धीरे संसार में ऑक्सीजन वातावरण में आती गई, और जैसे जैसे ऑक्सीजन आती गई उसके कारण बहुत सी नवीन चट्टानें बनी, जिन्हें कि हम बैंडेड आयरन फॉर्मेशन भी कहते हैं। ऐसी चट्टानें हिंदुस्तान में बहुत जगहों पर फैली हुई हैं, परंतु जब इसके एक और कालखंड के बारे में हम जानना चाहते हैं, जिसे कि हम प्रोटोजोइक कहते हैं, वो शुरू होता है 2.5 अरब वर्ष से लेकर के 54.1 करोड़ ईयर्स के लिए। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे स्ट्रोमेटालाइट्स बनी। ये ज़्यादातर स्ट्रोमेटालाइट ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि जिन्हें कि हम नील हरित शैवाल भी कहते हैं, उनके द्वारा बनाई गई ऐसी संरचनाएं हमको पूरे हिंदुस्तान में बहुत जगहों पर मिलती हैं। उसमें से विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाए जाने वाला कडप्पा समूह, कालाडेगी समूह कर्नाटका से मिलता है। विंध्य प्रदेश जो कि बिहार से लेकर के राजस्थान तक फैला हुआ है, उसमें भी ऐसी संरचनाएं, बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। जब हमको ऐसे कालखंड का अध्ययन करना होता है तो हम ऐसी चट्टानों के पास जाते हैं, और उसमें कुछ विशेष प्रकार की चट्टानों को हम खोज करके निकालते हैं, जिन्हें कि हम लाइमस्टोन या चर्ट भी कहते हैं। लाइमस्टोन और चर्ट में ही ऐसी संरचनाओं का प्रिजर्वेशन हुआ है, और ऐसी चट्टानों को हमने देखा है कि उनके अंदर बहुत ही खूबसूरती से तत्कालीन, यानी कि आज से करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्म प्रिजर्व होते हैं। ऐसी ही एक संरचना हमको चित्रकूट क्षेत्र से मिलती है, जिसमें कि फॉस्फोराइट स्ट्रोमेटालाइट्स मिलते हैं। उन फॉस्फोराइट स्ट्रोमेटालाइट्स को हम जब देखते हैं और थिन सेक्शन काटते हैं, and when we study them under the microscope, then we note that there are so many fossils. मैं आपको जो चीज़ें दिखा रहा हूँ वो स्ट्रोमेटालाइट्स हैं, वो ये मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, परंतु इसकी थिन सेक्शंस को जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो उसमें बहुत सारी माइक्रोस्कोपिक फॉसिल्स दिखाई देते हैं। ऐसा ही हम इंद्रावती जगह है जो जगदलपुर इलाके में, वहाँ पर भी इस तरह के स्ट्रोमेटालाइट्स बहुत सारे मिलते हैं। उन स्ट्रोमेटालाइट्स को जब हम देखते हैं तो उनमें भी फॉसिल्स पाए जाते हैं। ऐसी संरचनाओं को हम ढूंढते
अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं और उन क्षेत्रों से हम बहुत सारी रॉक्स को लेकर के आते हैं। और हमारा एक ग्रुप है, बीरबल साहनी संस्थान में एक बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों का एक समूह है जो कि इनका अध्ययन करता है। और उसके अध्ययन से हमने आज सारी दुनिया को बताया है कि कुछ विशेष प्रकार के स्टोमेटोलाइट्स और ओल्डेस्ट कहे जाने वाले बैक्टीरिया हिंदुस्तान से ही रिकॉर्ड करे गए हैं। हमारी अरावली पहाड़ियों से भी ऐसी संरचनाएं मिली हैं जो कि बैंडेड आयरन फॉर्मेशन के आयरन बैक्टीरिया उनमें से पाए गए हैं। उनको हम दिखाते हैं। ऐसे ही हमको बहुत अच्छे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स मिलते हैं और कुछ सकेंद्रीय यानी जिन्हें कि हम यूकैरियोटिक फॉसिल्स कहते हैं, उनको हमने विंध्य प्रदेश से रिकॉर्ड किया है। ऐसी संरचनाएं चित्रकूट से भी पाई गई हैं और वो दुनिया की प्राचीनतम संरचनाओं में से हैं। इसी प्रकार जब हम समय कालखंड में आगे बढ़ते जाते हैं तो हम पाते हैं कि यह संरचनाएं जुड़ करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं जिनको कि हम मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स कहते हैं। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे जैसे जैसे वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ता है, इनके अंदर भी और विविधताएं आती चली गई और एक इडियाकारन टाइम पीरियड माना जाता है जिसको कि हम 635 यानी कि 63.5 करोड़ साल से लेकर के 54.1 करोड़ साल तक का कालखंड है, उसे हम इडियाकारा कहते हैं। इडियाकारा टाइम पीरियड में लाइफ धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होती गई इस सेंस में कि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी आती गई। उसमें न्यूक्लियस भी था, उसमें अपेंडेजेस भी थे, उसमें स्ट्रक्चर्स भी थे। ऐसी संरचनाएं जो कि जीव जगत में और प्लांट जगत यानी कि एनिमल किंगडम में और प्लांट किंगडम में दोनों में ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स से ऐसे फॉर्म्स इडियाकारा से प्राप्त करे जाते हैं। हम ऐसे स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए हमें कुछ संरचनाएं हिमालय से मिलती हैं और कुछ संरचनाएं हमको भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों से पाई जाती हैं, जिसमें कि हमने मारवाड़ समूह भी कहलाता है, वहाँ पर भी हमको ऐसी संरचनाएं प्राप्त हुई हैं। विंध्य प्रदेश से भी ऐसी संरचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनके ऊपर काफ़ी विवाद भी रहता है, परंतु विवाद के कारण ही विज्ञान आगे बढ़ता है। वादे वादे जायते, इसे कहा जाता है कि अगर हम विवाद करते हैं, वाद करते हैं तो हम विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा ही हमने राजस्थान से भी किया गया। राजस्थान के चट्टानों से भी हमको बहुत सारी संरचनाएं मिली। हमारा जो प्रीकैम्ब्रियन ग्रुप है, ये ग्रुप एक बहुत ही विशेष प्रकार का ग्रुप है जिसमें कि कुछ भूवैज्ञानिक बहुत अच्छे हैं, कुछ रसायन विज्ञानी हैं, कुछ हमारे जो हैं बहुत अच्छे फील्ड के कार्यकर्ता हैं। इन सब को मिलाकर के ही ऐसे ग्रुप का निर्माण किया जा सकता है कि जो कि प्रीकैम्ब्रियन लाइफ के बारे में बता सके, क्योंकि ऐसी अच्छी चट्टानें खोजना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं और उसमें से जिसमें कि फॉसिल पाए जा सकें, ऐसी चट्टानों को ढूंढ के लाना भी आसान कार्य नहीं है। पर हमारा ग्रुप एक समेकित रूप से कार्य करते हुए हम ऐसी चट्टानों को लेकर के आते हैं और यहाँ पर हमारे यहाँ हम लोगों ने काफ़ी अच्छे माइक्रोस्कोप्स और सुविधाएं जुटा रखी हैं जिनसे कि हम इनका अध्ययन करते हैं और हम संसार में भारत का नाम भी इससे ऊपर करते हैं, क्योंकि ये संरचनाएं बाकी जगहों पर नहीं मिलती। अगर किसी को भी दुनिया में ऐसी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करनी है तो उसे हिंदुस्तान आना होगा, ऐसा मेरा मानना है। और आते भी हैं, जैसे कि इंग्लैंड के बहुत सारे वैज्ञानिक यहाँ आते हैं इस कार्य के लिए। साउथ अफ्रीका से भी ऐसे वैज्ञानिक यहाँ आते हैं कार्य करने के लिए, क्योंकि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी चट्टानें हमारे देश में मिलती हैं। इस समय पर मैं बताना चाहूँगा कि कुछ बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होती है प्राचीनतम जीव जंतुओं के जो फॉसिल्स हैं उनकी स्टडी करने के लिए। और हमारे पास जैसे कि हम कॉन्फोकल लेज़र स्कैनिंग माइक्रोस्कोप कहते हैं या लेज़र रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, ये ऐसे माइक्रोस्कोप भी हमारे पास उपलब्ध हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीकैम्ब्रियन लाइफ माइक्रोस्कोपिक थी। माइक्रोस्कोपिक होने के कारण इसकी स्टडी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज you have to ascertain three things: that whatever fossils you are seeing are really Precambrian in age, they were syngenetic, formed at that time, and they are biological in nature, because so many factors have or are involved in the deformation of the rocks that most of the time the fossils are distorted. So establishing a fossil is also a very difficult thing. For that we need very sophisticated instrumentation, and luckily the Birbal Sahni Institute of Paleosciences
has a list of very good instrumentation, sophisticated instrumentation, which we use in the study of microfossils. These involve petrological microscope, light microscope, confocal laser scanning microscope, and Raman spectroscopy. All these facilities are available to us in the Birbal Sahni Institute of Paleosciences, and we are fortunate enough to have using all these facilities for documentation of microfossils in the Precambrian life. प्रीकैम्ब्रियन लाइफ की स्टडी एक आयाम है। इसका दूसरा आयाम है कि हम ये जानना चाहते हैं कि लाइफ तो ओरिजिनेट हो गई और आज हम सब इस धरती के ऊपर हैं। अब लाइफ यहाँ से कहाँ जाएगी और क्या हम ही इस पूरे सौरमंडल में अकेले लाइफ वाले प्लैनेट हैं या दूसरे किसी प्लैनेट और सौरमंडल किसी दूसरे सौरमंडल में भी लाइफ है। इसको जानने का एक ही तरीका है कि हम उसकी एनालॉगस स्टडीज़ करें। और यहाँ पर भी हिंदुस्तान बहुत सौभाग्यशाली है क्योंकि हमारे पास वो सारी जगह हैं जहाँ पर कि हम एनालॉगस स्टडीज़ कर सकें, जहाँ की मार्स, वीनस, इस तरीके की चीज़ों की स्टडी करने की आवश्यकता है। हमारे पास लद्दाख का एरिया है जहाँ पर कि हमको बहुत ठंडे स्थान भी मिलते हैं और उबलता पानी भी मिलता है, उसमें पाई जाने वाली लाइफ की स्टडी कर सकते हैं। हमारे पास नमक की झीलें हैं लद्दाख के इलाके में और हमारे पास परमाफ्रॉस्ट का इलाका भी है जहाँ भी हम लाइफ देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास लोनार लेक का इलाका है, क्षेत्र है महाराष्ट्र में, बुल्ढाना में, जहाँ पर कि हम स्टडी कर सकते हैं कि लाइफ कैसी हो सकती है एक्सट्रीम कंडीशंस में। दूसरी हमारे पास सांभर लेक है, कच्छ के इलाके हैं जहाँ पर कि नमक बहुत आयत से पाया जाता है और नमक में पाई जाने वाली जीव जंतु हम देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। ये तो एक हिस्सा है। इसके साथ दूसरा हिस्सा है, इसी को हम कहते हैं एस्ट्रोबायोलॉजी। इस क्षेत्र में भी प्रीकैम्ब्रियन ग्रुप काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है और कुछ समय पूर्व हमने 2016 में नासा के साथ मिल करके एक एक्सपीडिशन लद्दाख के एरिया में किया था। बोला नहीं। नासा के इस एक्सपीडिशन के बाद, क्योंकि भारत का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जैसे कि मून मिशन और मार्स मिशन कहते हैं, इस क्षेत्र में भी अपने देश को तैयार करना है और यहाँ के वैज्ञानिकों को भी तैयार करना है। इसके लिए भी बीरबल साहनी संस्थान सतत प्रयासरत है और हमारे पास एक बहुत ही एम्बिशियस और महत्वाकांक्षी एस्ट्रोबायोलॉजी का प्रोग्राम है जहाँ पर कि हम इस तरीके के कार्यों को करेंगे और कर रहे हैं। हमारे पास बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं जो कि इस क्षेत्रों में काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि प्रीकैम्ब्रियन लाइफ और एस्ट्रोबायोलॉजी ये दो छोर हैं इस अध्ययन के, और इसके करने के लिए जो हमारे पास वैज्ञानिकों की टीम है वो भी मेरे साथ है, जिससे कि आपको मैं मिलवाना चाहूँगा। प्रीकैम्ब्रियन स्टडी एक अकेले व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता, इसके लिए एक अच्छी टीम चाहिए और मेरी टीम में मेरे साथ हैं डॉक्टर वीरूकांत सिंह और डॉक्टर आरिफ हुसैन, डॉक्टर शमीम अहमद और डॉक्टर संतोष पांडे। हम सब लोग मिलकर के भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लाई गई चट्टानों का अध्ययन करते हैं और हम खाली प्रीकैम्ब्रियन ही नहीं, अब हमारा एम्बिशियस प्रोग्राम है एस्ट्रोबायोलॉजी के लिए। ये समेकित प्रयास है और हम सब लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जिससे कि भारत का नाम ऊंचा हो सके। धन्यवाद। ये सारी टीम एस्टैब्लिश्ड वैज्ञानिकों की है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना भी बीरबल साहनी संस्थान का कार्य है और इस क्षेत्र में हमारे नए प्रतिभावान और आने वाले वैज्ञानिकों के रूप में श्रीमती दिव्या सिंह हैं जो कि अपनी पीएचडी के लिए कार्य कर रही हैं विंध्याचल के पहाड़ों पर, और ये आने वाले समय में एक ख्याति लब्ध वैज्ञानिक बनेंगी, मेरी ऐसी आशा है। Good morning, everyone. I'm Dr. Yungmai Shukla, and I'm working as a scientist in Birbal Sahni Institute of Paleosciences. And I'm a part of Precambrian Paleobiology group. And today I'll talk about early life and its relevance to astrobiology. When I talk about early life, that means life existed during the Precambrian times. And what is Precambrian time? So this is the geological time scale. As we all know, the age of the Earth is 4.6 billion years. So this is the time period hidden just after the formation of Earth, and it starts roughly from 4.6 billion years to 4,000 million years. And after that, Precambrian time starts, and which starts at 4,000 million years ago to 541 million years, and it further divided into Archean eon and Proterozoic eon. It encompasses almost
80% or more than 80% of total Earth's age. So Archean eon starts from 4,000 million years to 2,500 million years, and then Proterozoic starts from 2,500 million years to 541 million years ago. And what are the signatures of life during Precambrian biosphere? So these signatures are present in forms of stromatolites. Stromatolites are layered structures that are formed due to the activity of cyanobacteria or bacteria. And then comes microfossils and megafossils. Microfossils we can see by microscope, and megafossils we can see through our naked eyes. And then comes metazoan remains. Uh, in late Precambrian, we found this metazoan remains, and then molecular fossils or biomarkers. So these are the special compounds and belongs to the particular group of organisms. So, because Precambrian is the time where life arose and developed into its and further developed into its present form. So, any signature during this time is very valuable, and uh, if there is any such discovery, it is of great importance. So, there is some stromatolitic structures recorded from 3.7 billion years old rock. These structures are associated with life. And analysis of ancient rocks by Nutman et al. Have identified these conical stromatolitic structures. And there is one more stromatolite from Warrawoona Group, Western Australia. The age of this stromatolite is 3.5 billion years or 3,500 million years. Asian forms of life or early forms of life are also present in the form of microbial mat structures. These are simple microbial mats found during that time. And how we know that these microbial mats are biogenic or abiogenic? So we have different tests and we analysis, and by performing this analysis, we can say that these structures are biogenic. And Raman analysis is one of them. And if it gives peak for organic carbon, then we know that these structures are biogenic in nature. So this is the Raman map of this microbial mat structures. Now come to the environment during that time, that is Precambrian environment and oxygen level. So it is well established that during that time, or when the earth had formed, the environment is entirely anoxic, and slowly waves of oxygen comes, and then sea got mildly oxygenated. Then rise in atmospheric oxygen took place at around 850 million years to 540 million years, and then it rose to 0.3 during Carboniferous and returned to present value. And this is the curve, graph which denote the oxygen level. So there are certain rocks and certain minerals which give information about the Precambrian or environment at that time. So such rocks are banded iron formations. Banded iron formations are actually sedimentary rocks of iron oxide and in form of oxygen, iron combined with oxygen to form such rocks. And there is one more mineral, that is pyrite, which become unstable in the presence of oxygen. So uh, the presence of pyrite in large scale during time denotes that the atmosphere was anoxic or very slightly oxic. And this is the curve that present the banded iron formations, and it starts at around 3.1 billion years back, the formation of banded iron formation, and ceases around
2.5 billion years. Then there is one more at 1.8 billion years ago. So, from presence of such kind of rocks, tell us about the Precambrian environment. And India do hold such older rocks in its five cratonic nuclei, that is Aravali Craton, Bundelkhand Craton, then Singhbhumi Craton, and Dhava Craton, that further divided into western and eastern Dhava Craton, and Klossberg granites, the dividing horizon. Uh, Here, the Archean cratons of India have been listed, and these the age is given in the bracket. So Eastern Dhava Craton is 3.4 to 2.7 billion years old. Western Dhava Craton is also 3.2 to 2.9 billion years old. Then Southern Granulites and Bastar Craton from 3.6 to 2.5 billion years old. Then comes Singhbhumi Craton, that is 3.6 to 2.5 billion years old, and recently zircon of hidden age is recovered from or discovered from Singhbhumi Craton, which established it as the oldest Indian Archean craton. Then comes Bundelkhand and Aravali Craton. Now we come to the signatures of life present in Indian Archean rocks and their comparison with the found in other part of world. This is Archean domical stromatolite found in Warrawoona Group, Western Australia, and the age is 3,500 million years. A similar domical stromatolite is also recorded from Dhava supergroup of India, and its age is 3,000 million years. And some peculiar egg carton shaped stromatolites are recorded from Dhawar Craton, and similar well-established Stirling Pool stromatolites are recorded for Pilbara supergroup, Australia. Some columnar stromatolites we can see here. These are from Dhawar Craton. And one more kind of stromatolite called Betiola indica from Dhawar Craton. Some stratiform dromical stromatolites are also presented here. So now comes to Archean filamentous microfossils. These microfossils are this kind of microfossils are recorded from Warrawoona Group, Australia, and similar kind are recorded from 3,000 million years old Dharwa supergroup of South Asia. And these microfossils are grouped into Formidella tenuis and Formidella sandurensis. And some biodegraded mats are also recorded from Indian Archean succession, and this is the general view of biodegraded mats from Indian Archean successions. These are algal laminites, Asperia digitata. This is the polished section of the stromatolite, and this is recorded from Kaladgi supergroup, Karnataka. Then the question arises that how can we recognize and identify those fossils? So the answer is for these fossils, their modern analogs are present, and by using the manual of determination bacteriology, we can recognize and identify these microfossils. Like if we have discovered in fossil oscillatoria, and modern oscillatoria also there, and you can see the similarity in both structure. Similarly, and by using this technique, we can identify up to a species level, and we can place into these fossil into different taxonomic groups. Then comes to the new discipline, the report of life in Mars meteorite ALH 84001, that is astrobiology, and astrobiology is the search of life beyond our planet Earth. So, what is the link between Archean life and astrobiology? Here we use Archean sedimentary rock as a analog for life in other planets.
So, because there are such extreme conditions present during the Archean time, which we can expect in other planets. So what issue we should deal in astrobiology are the nature of life on Earth and niches where life can survive. Then the determination of lower limit of size of microorganism and upper limit of temperature. Means as we all know that there is certain degree of temperature beyond that life cannot survive. So what is the upper temperature limit for life? And by studying the extreme environments, we can find those things. Paleosol, evaporites, hydrothermal mineral deposits, other ore deposits are such extreme environments. And current endeavors in exploring early life, we have recorded Archean stromatolite from the three schist belts in Dhava crater and one belt in Singhbhumi craton. And microfossil again to cyanobacteria are also recorded from the Santosh schist belt. Some methanogen bacteria are recorded from the Ganacharpur benthites and sulfur reducing bacteria from Kudremukh iron formation. These things we have recorded uh, in our studies, and a large amount of precipitate patterns are also recorded from Karnataka, Kaladi, and Vindhyan Basin, and list is going on. So, to study astrobiology, we should study the extreme environment as an analog for extraterrestrial life. So, hot springs, permafrost, glaciers, saline lakes, paleo lakes, and cold high desert soil are some of the extreme environments. This is Puga. Puga is also renowned for its hot water spring. This is a kind of extreme environment. And here you can see mats, and life does exist in such extreme environments. Then Soka. Soka is situated in southeast of lake, and this is also a permafrost region. This is a photograph of Sokas. And Panamic is sulfur hot spring area. These all are extreme environment. Chumadang is also a hot spring region, and Lona Crater Lake. These are such extreme environment. And by studying the life in extreme environment, and by studying the life from very older rocks such as Archean rocks, we can add to the knowledge of life other than our planet Earth, and we can contribute to astrobiology. And um, we are very hopeful that by studying this, we can add our knowledge to the life other than planet Earth. And I would like to thank Professor Mukund Sharma. He is a scientist and head Precambrian Paleobiology Lab, under whom guidance we are exploring life in such ancient rocks, and all my seniors and colleagues of Precambrian Paleobiology Lab. Thank you so much.